अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि हम एटम के अंदरूनी साख्त के बारे में जान सकें। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, इसे हम कहते हैं गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड को क्यों सेलेक्ट किया? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि गोल्ड बहुत ही मेलिएबल है, इससे हम 3 से 3 शीट बना सकते हैं, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने गोल्ड का इंतखाब किया। यहाँ पर इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.00004 सेंटीमीटर थी। स्टूडेंट्स, इस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द सराउंडिंग में इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया। ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है, इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई थी। स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफिक प्लेट रखने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इस अल्फा इमेटर से जितनी भी रेज यहाँ पर स्ट्राइक हो रहे हैं, ये यहाँ पर एक लाइट प्रोड्यूस कर दें, ताकि हमें पता चल सके कि ये लाइट यहाँ पर स्ट्राइक हुए हैं। स्टूडेंट्स, इन्होंने अल्फा इमेटर, इसे हम कहते हैं अल्फा इमेटर, इसे हम लीड चैम्बर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये अल्फा इमेटर अल्फा रेज को इमिट करता है और बेसिकली ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट होकर अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड कर रहा है। यहाँ पर जो एलिमेंट दिया है वो है पोलोनियम। स्टूडेंट्स, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स की, तो बेसिकली ये हीलियम डबल पॉजिटिवली चार्ज रेज थी। स्टूडेंट्स, ये हीलियम डबल पॉजिटिवली चार्ज रेज, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के एटॉमिक नंबर है 2। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर हम इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, ये हीलियम इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो हीलियम पर डबल पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट्स, इस डबल पॉजिटिवली चार्ज को हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो यहाँ पर फिर सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट हीलियम न्यूक्लियस। यहाँ पर इन्होंने इस गोल्ड फॉइल पर इस अल्फा इमिटर से तकरीबन 20,000 अल्फा रेज बम्बार्ड किए। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से बहुत सारे रेज सीधा जाकर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जा लगे। बहुत सारे रेज स्टूडेंट्स सीधे जाकर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जा लगे और यहाँ पर एक इल्यूमिनेशन, एक लाइट स्पॉट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। जब रदरफोर्ड ने इस लाइट स्पॉट को देखा तो स्टूडेंट्स, इनका जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि एटम्स के अंदर मैक्सिमम जगह जो है वो खाली है, क्योंकि ये रेज सीधा जाकर यहाँ इस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक हुए। इन्होंने जब तकरीबन 19,990 रेज बिल्कुल सीधा जाकर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक हुई, तकरीबन 8 रेज बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। किस तरह डिफ्लेक्ट हुए? स्टूडेंट्स, ये जो रेज थे ये इस तरह यहाँ पर आए और बिल्कुल इस तरह डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ही स्मॉल एंगल पर यहाँ से डिफ्लेक्ट हुए। रदरफोर्ड ने देखा कि यहाँ पर भी कुछ लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लुमिनियस लाइट यहाँ पर भी प्रोड्यूस है। स्टूडेंट्स, इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे, तकरीबन 2000 में से सिर्फ 2 पार्टिकल्स ऐसे थे कि जब ये यहाँ पर स्ट्राइक हुए तो अपने ही रास्ते पर बाउंस बैक हुए। स्टूडेंट्स, इन्होंने इससे ये ऑब्जर्वेशन किया कि
एटम्स के दरमियान एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन मौजूद है जो इस अल्फा रेस को रिबाउंस्ड होने पर मजबूर कर रही है। स्टूडेंट्स देखें, यह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, यहां एटम पर भी पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर एक दरमियान में, एटम के अंदर दरमियान में एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल्स को मजबूर कर रहा है कि ये रिबाउंस्ड हों। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम है, तो यहाँ पर तकरीबन 9990 पार्टिकल्स वो सीधा यहाँ पर जा लगे इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। कुछ जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर आए और बहुत ही स्मॉल एंगल से रिपेल हुए, इसे हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स, दो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे कि वो यहाँ पर स्ट्राइक हुए और रीबाउंस्ड हुए। स्टूडेंट्स ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंट था। अब हम इसके मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर इन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स पेश किए। इनका जो फर्स्ट मेन पॉइंट था वो ये है कि इनका जो फर्स्ट मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty। एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है, डेट्स वाई डेड पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। यहां पर बहुत सारे पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल यहां पर इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जा लगे। सेकेंड पॉइंट, एटम्स consist of positively charged portion called nucleus। The nucleus contain electron and प्रोटॉन। इन्होंने कहा कि एटम्स के दरमियान में एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन मौजूद है और इस पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कर दे, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट था स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कहा कि अगर हम न्यूक्लियस के साइज को देखें और एटम के साइज को देखें तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू the size of an atom। न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। इसका फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus just like the planets revolve around the sun। देखिए स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह सयारे प्लैनेट्स जो हैं
वो सन के गिर्द इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। 5 पॉइंट स्टूडेंट्स, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है? विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, जो एक बॉडी को मजबूर करती है कि आप एक सर्कल में घूमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूम रहे हैं, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होना चाहिए। अभी इस इलेक्ट्रॉन को ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स and that centripetal force of electron is provided by the nucleus, और ये न्यूक्लियस हमें इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। The electron revolving around the nucleus need centripetal force, and that centripetal force for electrons is provided by the nucleus. न्यूक्लियस इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? Centripetal force, the force which compel the body to move in a circle. स्टूडेंट्स, जो लास्ट पॉइंट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो है कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to that of number of proton। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो इक्वल है। डेट्स वाई एन एटम इज न्यूट्रल, एटम हमारे पास न्यूट्रल है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया, इनके मेन पॉइंट को डिस्कस किया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ड्रॉबैक्स हैं कि क्यों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हुआ। अभी ड्रॉबैक्स को डिस्कस करने वाले हैं। Drawbacks of Rutherford atomic model. Drawbacks, देखिए मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, एक फिजिसिस्ट है मैक्सवेल। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, इस थ्योरी के बुनियाद पर अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को ले लें, जब इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड या इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा होता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा ये इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इर्द घूमेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पता है कि ये एनर्जी अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब ये एनर्जी को रेडिएट करेगा तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने रेडियस को मेंटेन नहीं कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने एनर्जी को रेडिएट कर दी है। इसी तरह
सेकंड में भी ये अपने रेडियस को मेंटेन नहीं करेगा और इसी तरह ये आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो हमारे पास एटम्स कोलैप्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये एक ड्रॉबैक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। फर्स्ट ड्रॉबैक। अगर हम सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल is based on law of motion and gravitation। ये लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड है एंड विच आर एप्लीकेबल फॉर neutral bodies and not on charged bodies। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये बेस्ड है लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पर, और ये न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमने मॉडल लिया हुआ है ये चार्ज पार्टिकल इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है। दैट्स वाई ये इसका सेकंड ड्रॉबैक है कि ये चार्ज बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर हम यहां पर देखें कि एक एटम कंटिन्यूसली, एक पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी continuously, then continuous spectrum will be obtained, but actually line spectrum is obtained। इसका जो थर्ड ड्रॉबैक था स्टूडेंट्स वो ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहा है तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे पास आए, लेकिन असल में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आया है। स्टूडेंट्स, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक प्रिज्म है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म। अगर हम कोई भी ऑर्डिनरी लाइट को इस प्रिज्म से पास कर दें तो ये हमारे पास 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस 7 कलर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? अ कलेक्शन ऑफ रेडिएशन, a collection of radiation of different wavelength is called spectrum। अगर हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, स्पेक्ट्रम बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। हमारे पास 2 टाइप्स के स्पेक्ट्रम है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज continuous spectrum and second one is line spectrum। स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है इसमें फ्यूजन ऑफ कलर्स होते हैं। मींस यहाँ पर हमारे पास
जितने भी कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स ये एक दूसरे में फ्यूज हुए होते हैं, इनमें कोई भी क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, आपको ये पता नहीं चलता कि ये कलर कहाँ पर ख़त्म और ये कलर कहाँ से शुरू हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूजन ऑफ कलर्स इसमें होती है, नो क्लियर कट बाउंड्री। इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेनबो। रेनबो में आप देखें तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कलर्स को रेनबो में। अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर नो फ्यूजन ऑफ कलर्स, क्लियर कट बाउंड्री इज प्रेजेंट। हमारे पास बिल्कुल एक क्लियर कट बाउंड्री होती है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो ये है कि एटम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर ये लाइन स्पेक्ट्रम को फॉर्म कर सके। स्टूडेंट्स, हमने आज के क्लास में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया। पहले हमने इसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया, इसके बाद हमने इनके जो मेन पॉइंट्स थे उसको डिस्कस कर लिए, और थर्ड हमने इनके ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स फिर एक नए क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।